हमने कवर करने हैं। नहीं बेटा, अगर कोई एक बंदा कारोबार कर रहा हो, एक बंदा कारोबार कर ना रहा हो, एक बंदा कारोबार का मालिक हो, तो हमने डिस्कस किया था उसको सोल ट्रेडर कहते हैं। याद रखिएगा कि इसके साथ कुछ एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, लेकिन हम मालिक एक बंदा हो तो उसको हम, और कंपनी ना हो, और एक, क्योंकि कंपनी एक बंदे की भी हो सकती है। कंपनी ना हो, एक बंदा कोई बिजनेस का मालिक हो तो उसको हम सोल ट्रेडर बोलेंगे। और अगर मालिकों की तादाद बढ़ जाए, एक से बढ़ जाए, और वो कंपनी ना हो, पक्की बात है, फिर वो क्या होगा, वो पार्टनरशिप होगी। तो पार्टनरशिप मेरे बच्चे किस तरह बनेगी, एक ये रट्टे वाली चीज है। ये कब एप्लीकेबल हुआ था? 1 डे ऑफ अक्टूबर 1932 को। और इसको बस याद रख लीजिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब एप्लीकेबल हुआ था। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, कहता है पार्टनरशिप किसको कहते हैं। मेरे बच्चे याद रखिएगा, हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होगी, और पार्टनरशिप होती है बाय कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना मेरे बच्चे, दो लोगों के दरमियान, हमने डिस्कस किया था ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट से होता ही क्या है, ये बंधन बनता है मेरे बच्चे हमेशा। कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों को क्या कहता है, किसी किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या कह रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उनमें बांधता है। अब मेरे बच्चे, जब दो पार्टीज आपस में पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली उससे क्या बनेगा, इन दोनों के दरमियान ये बंधन बनेगा। इस बंधन का नाम पार्टनरशिप है। हमने डिस्कस किया था कि अक्सर हमें लग रहा होता है कि शायद वो जो कारोबार कर रहे हैं ना, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। नहीं मेरे बच्चे, उस कारोबार को और इन पार्टनर्स को आपस में मिला के लफ्ज हम फर्म बोल दिया करते हैं, और उस कारोबार को हम पार्टनरशिप बिजनेस बोला करते हैं। अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप का बिजनेस होता है। लेकिन खाली अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, वो पार्टनरशिप हमेशा क्या होगी मेरे बच्चे, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप का नाम पार्टनरशिप है। देखे ना, अब लॉ कहता है कि अगर पार्टनरशिप में से एक पार्टनर भी छोड़ के चला जाए तो सारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अब हमें समझ नहीं आती सर, ऐसे तो नहीं हो सकता। जैसे जस्ट एग्जांपल, चले मान लेंगे ये कुछ लोग हैं, ये पार्टनरशिप का कारोबार कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो पार्टनरशिप कैसे बनेगी, इन सब के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट से। जब सबके दरमियान मेरे बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो पक्की बात है कुछ इस तरह के, ये जो धागे हैं ना मेरे बच्चे, ये जो धागे हैं, इनका नाम पार्टनरशिप है। हमने डिस्कस किया था, अगर एक पार्टनर भी इनमें से छोड़ के चला जाए, एक पार्टनर भी छोड़ के चला जाए, पक्की बात है ये सारे धागे यहां से टूट जाएंगे, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। लफ्ज क्या बोला जाता है, एक भी पार्टनर बीच में से छोड़ के चला जाए, हो सकता है बाकी चारों पार्टनर ये मिलकर वो कारोबार को कंटिन्यू रखें, दोबारा से नया एग्रीमेंट कर लें, लेकिन मेरे बच्चे एक दफा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, मतलब पार्टनर्स के दरमियान रिलेशंस को पार्टनरशिप बोलते हैं। और जो ये कारोबार कर रहे होते हैं उसको पार्टनरशिप बिजनेस, और मिलके पार्टनर्स और इनके कारोबार को सबको मिला के हम लफ्ज फर्म बोल दिया करते हैं। और फर्म का कोई ना कोई नाम होता है मेरे बच्चे। ये हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी अगर आपको याद हो, और हमने कहा था कि इस डेफिनेशन के अंदर 5 एसेंशियल्स हैं। पेपर के अंदर बार बार पूछेगा यहाँ से कि अच्छा, दो लोगों के दरमियान बता देगा, एक रिलेशनशिप आपको बता देगा, दो लोग इस तरह हैं, मिस्टर ए है, उसका कारोबार है, उसके कारोबार में एक मिस्टर एम है, मिस्टर ए ने मिस्टर एम के साथ एग्री किया है कि मैं आपको 20% प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा, है एग्री भी किया है, 20% प्रॉफिट का हिस्सा भी है, दो या दो से ज्यादा लोग भी हैं, कारोबार भी है। अच्छा बताएं ये पार्टनरशिप है कि नहीं। तो मेरे बच्चे वो पता चलेगा हमें डेफिनेशन से, डेफिनेशन पढ़ के पता चलेगा कि आपस में पार्टनर है कि नहीं, क्योंकि डेफिनेशन बता रही है कि पार्टनरशिप क्या होती है, इज रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप के लिए रिलेशन बिटवीन पर्सन होना चाहिए, और मेरे बच्चे बिटवीन पर्सन तभी होगा अगर एक से ज्यादा लोग हों। एक दो में पता चल गया कि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, और हु हैव एग्रीड, और फिर उसने दूसरा बता दिया कि इनके दरमियान एग्रीमेंट भी होना चाहिए। और किस चीज का एग्रीमेंट, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा देखिएगा, इसका मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होती है, लॉस शेयरिंग का लिखा नहीं हुआ। इसका मतलब लॉस शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग दोनों होती हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। हो सकता है एक पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार हो, लॉस का हिस्सेदार ही ना हो, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि कोई बंदा उस वक्त तक आपका पार्टनर नहीं हो सकता जब तक उसको प्रॉफिट का हिस्सा ना मिले। ये भी याद रखिएगा कि जिस जिस बंदे को पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो, लाजमी नहीं कि वो आपका पार्टनर भी हो। ये दोनों चीजें हमने शुरू से दिमाग में रखिएगा। पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट का हिस्सा मिलना जरूरी है, लेकिन जिस जिस बंदे को पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो, लाजमी नहीं कि वो आपका पार्टनर हो, क्योंकि हमने इसकी एक्सेप्शन पढ़नी है। और किसका प्रॉफिट हो, ऑफ ए बिजनेस, यानी कि यहाँ पे बिजनेस का होना भी जरूरी है। सारे लोग जो मिलकर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, लाजमी नहीं वो बिजनेस है। जैसे लोग फलाह बहबूद का काम करते हैं, वो बिजनेस नहीं होता। अगर वो लोग मिलकर कर रहे हो तो इसका मतलब वो आपस में पार्टनर नहीं होंगे, ना ही वो उनकी एक्टिविटीज पार्टनरशिप हो। तो उसके लिए बिजनेस का होना जरूरी है। और बिजनेस भी कौन कैरिड ऑन, आर एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। उस बिजनेस को या तो सारे चला रहे हो, या कोई एक सबके बिहाफ पे चला रहा हो। पार्टनरशिप अगर हम सब लोग मिलकर कारोबार करना शुरू कर देते हैं, लाजमी नहीं कि हम सब लोग ही बिजनेस को मैनेज करें। हम चाहें तो आपस में एग्रीमेंट करके एक दो बंदे को बिजनेस की मैनेजमेंट जिम्मेदारी दे दें, और बाकी हम सुकून से अपने घरों में बैठे हों, ऐसे भी हो सकता है। तो ये मेरे बच्चे 5 एसेंशियल हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देख लीजिए। अच्छा मेरे बच्चे, ये भी हमें पता है कि पार्टनरशिप में
एक्चुअली अगर कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप का कारोबार करते हैं मेरे बच्चे, याद रखिएगा कि इस पार्टनरशिप की अपनी तो कोई हैसियत नहीं होती। याद करें हमने डिस्कस किया था कि जिस दिन कंपनी को रजिस्टर करवा लो तो कंपनी एक अलग से इंसान बन जाती है, और वो इंसान अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार होता है, और उसके किसी भी मामले के लिए उसके मालिक जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि पार्टनरशिप को अगर आप रजिस्टर्ड भी करवा लो, पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर्ड करवा भी लो तो मेरे बच्चे उसके बावजूद पार्टनरशिप कभी इंसान नहीं बनती, कभी इंसान नहीं बनती। ये बिल्कुल आप लोगों की जैसे है, जैसे आप कभी इंसान नहीं बनते, ऐसे पार्टनरशिप भी कभी इंसान नहीं बनती। किधर बारिश हो रही है, अच्छा खासा मौसम है। मेरा ख्याल है कि मैं पूरी सर्दियों के बाद ये पहली दफा आज का एक खूबसूरत दिन देखा जिसमें हवा भी चल रही है और ठंड भी कौन। चलेंगे लिबड़ा तो देखिएगा, हम डिस्कस कर रहे थे कि याद रखिएगा मेरे बच्चे, कंपनी की तरह पार्टनरशिप अलग से इंसान नहीं बनती। तो अगर कंपनी के अंदर तो क्या होता है कि ये जो कंपनी जब भी कुछ करती है, कोई भी एक्ट करती है, तो उसके लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होती है, उसके मालिक जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे याद रखिएगा कि पार्टनरशिप में कब आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड भी करवा लो तब भी पार्टनरशिप एक अलग से इंसान नहीं बनती। तो फिर पार्टनरशिप के जो भी एक्ट होंगे उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसके मालिक जिम्मेदार होंगे। और वैसे भी पार्टनरशिप के खुद के कोई एक्ट नहीं होते मेरे बच्चे। याद रखिएगा कि पार्टनरशिप में जो एक्ट होते हैं वो पार्टनर्स के होते हैं, और पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए कौन जिम्मेदार होगा, सारे पार्टनर खुद जिम्मेदार होंगे। बिजनेस की अपनी तो कोई हैसियत है नहीं। तो इस फर्म का एक्ट एक्चुअली किनका एक्ट है, पार्टनर्स का। खैर ये छोटी मोटी लाइनें लिख रखी हैं, उसको जरा देखिएगा मेरे बच्चे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब होगा जिससे भी पार्टनरशिप को डील कर रही होगी उसको थर्ड पार्टी बोलेंगे। नहीं बेटा यहाँ से शुरू करें, होगा आपका सही बनाएंगे। ले बेटा कि मैं अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि वो पेपर में क्या करेगा, आपको एक सिनेरियो दे देगा। कहेगा कि मिस्टर ए है, ये कोई कारोबार कर रहा है, उसके साथ उसका एक दोस्त है मिस्टर बी, उसने अभी अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, और वो बहुत अच्छा मार्केटर है या बहुत अच्छा डिजाइनर है या बहुत कुछ अच्छा कुछ इस तरह की उसकी खूबसूरतियात बता देगा। वहीं पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ रब्ता किया कि मिस्टर बी, आप ऐसा कर लो कि मेरे साथ ये काम करवाओ, ये जो भी मार्केटिंग का काम करवाओ, मैं जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, देखो लफ्ज दिमाग में रखिएगा, प्रॉफिट का हिस्सा, मेरा जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट का 10% मैं आपको दे दूंगा, तो आप मेरे साथ ये एक्टिविटीज करवाएं। अब अगली बात वो आपसे पूछ लेगा, अच्छा बताएं क्या मिस्टर बी, क्या मिस्टर ए का पार्टनर है। तो मेरे बच्चे उसके लिए आपने 5 चीजें वहां पे देखनी है। अगर आपने ये 5 चीजों में से कोई एक भी इग्नोर कर दी तो याद रखिएगा हमारा आंसर सही नहीं होगा। अब जब वो इस तरह की सिनेरियो दे देगा, अब वो 5 चीजें कौन कौन सी देखनी है, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ये देखिएगा क्या 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। सर वो तो पक्की बात है वो पहले अकेला कर रहा था, अब उसने उससे राब्ता किया कि मेरे साथ ये काम करवाना है आपने। अब बंदे एक से बढ़ गए हैं, अब बंदे 2 या 2 से ज्यादा हो गए, एक तो पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। अब 2 लोग तो ये हो गए। अब दूसरा मेरे बच्चे वो कहेगा कि क्या इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, हाँ वो एग्रीमेंट भी हुआ है, क्योंकि उसने कहा कि मैं आपको 10% प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा। है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने परसेंट प्रॉफिट का हिस्सा है, लेकिन ये याद रखिएगा हो प्रॉफिट का हिस्सा है। एग्रीमेंट किस चीज का हो कि भाई हम, हाँ ये प्रॉफिट का हिस्सा मैं आपको इतना दूंगा। तो एक आपस में चले एग्रीमेंट भी हुआ है। और दूसरे नंबर पे कैरिंग ऑन बिजनेस, क्या ये कारोबार कर रहे हैं, पक्की बात है मिस्टर ए का कारोबार है, उसी के लिए तो वो मदद के लिए उसको बुला रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस भी है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और एग्रीमेंट करके वो प्रॉफिट का हिस्सा भी शेयर कर रहे हैं। और आखिर पे आएगा म्यूचुअल एजेंसी। और मैंने याद करें आपको बताया था सबसे ज्यादा जो मिसिंग होता है वो म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग होता है। क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि करे कोई भरे कोई, यानी कि अगर कोई बंदा एक एक्ट करेगा उसके लिए दूसरा जिम्मेदार हो रहा हो तो इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी होता है। देखो अभी तो हम एक सादा सादा चैप्टर नंबर 10 के अंदर एजेंसी पर गए हैं। उस एजेंसी में क्या होता था, एजेंट कुछ करता था, जिम्मेदार प्रिंसिपल होता। एजेंट खुद जिम्मेदार नहीं होता था, स्वाय के कुछ अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि एक बंदा ऐसे बंदे का वो बन जाए, प्रिंसिपल एजेंट बन जाए जिसका जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ये एक्सेप्शन हमने डिस्कस की थी। अदरवाइज मेरे बच्चे एजेंट जब भी कुछ करता है उसके लिए हमेशा जिम्मेदार कौन होता है, प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे वो कहता है खाली एजेंसी थोड़ी है, उसके साथ लफ्ज लगा दिया उसने म्यूचुअल एजेंसी का, कि पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है। यानी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग, हम सब लोग मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, तो वहां पे हम एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, एक दूसरे के एजेंट भी हैं। अगर मैं कुछ करूंगा तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, लेकिन मैं खुद भी जिम्मेदार हूंगा। अगर आप कुछ करेंगे उसके लिए आप भी जिम्मेदार होंगे और मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है, खाली एजेंसी नहीं। खाली एजेंसी में पक्का करके दिमाग में रखिएगा, एक बंदा एक्ट करता है, दूसरा जिम्मेदार होता है प्रिंसिपल। जो एक्ट करता है उसको एजेंट कहते हैं, दूसरे को प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हर पार्टनर वो एजेंट भी होगा, वो प्रिंसिपल भी होगा। वो पार्टनर तो है ही है, साथ वो एजेंट और प्रिंसिपल भी एट ए टाइम, उसमें सारे रोल्स होंगे।
तो मेरे बच्चे अब ये बात हम उसको आखिर पे जाके बता रहे होंगे। देखिए अगर तो मिस्टर ए कोई एक्ट करे उसके लिए मिस्टर बी की लायबिलिटी हो, और मिस्टर बी कोई एक्ट करे उसके लिए मिस्टर ए लायबल हो रहा हो, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी भी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी है इसका मतलब ये पार्टनर होंगे। हतमी बात नहीं करनी। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब इस तरह का सिनेरियो देता आप उसके आंसर के अंदर देखिएगा, सजेस्टेड आंसर के अंदर देखिएगा, मोस्टली वो ये नहीं कहता कि आप ये पार्टनर ही है, वो सारी बातें आपको फिर बताता जाएगा। अच्छा यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग भी हैं, यहाँ पे बिजनेस भी है, यहाँ पे एग्रीमेंट भी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी है। अगर ये आपस में एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल हैं तो ये पार्टनरशिप होगी। हम ये नहीं कह रहे कि पार्टनरशिप ही है, हम आगे बोल देंगे अगर इफ ये दोनों एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये म्यूचुअल एजेंसी भी है और ये एक दूसरे के पार्टनर होंगे। याद रखोगे? तो इस तरह मेरे बच्चे उसको कवर कर दीजिएगा। बस ये याद रखिएगा, ये अगर चैप्टर नंबर 1 में सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाएगी एक तो वो पूछी जाएगी ना कि जिन जिन लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो लाजमी नहीं कि पार्टनर हो। उसकी वो जो एक्सेप्शन है, जिनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो पार्टनर नहीं है, वो एक्सेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पे ये, या ये कह लें कि शायद इसके सवाल भी अच्छे खासे हैं मेरे बच्चे, कम नहीं। नहीं बेटा, अब अगर हम एक एक एसेंशियल को देखें, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, कहता है कि दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एसोसिएट हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े कैसे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट से। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, याद रखिएगा, बगैर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, एक और बात वादे होगी कि पार्टनरशिप के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है तो वही लोग पार्टनर बन सकते हैं। मेरे ये जो है यार, दरअसल वो पहले क्लास होती है उसमें सांस मिल जाता है बंदे को, ऐसे लगता है कि जैसे ना वो लगातार बोल बोल के अंदर छिड़नी हो गए। और बकवास होती है ये सब, ड्रामेबाजी होती है, स्टेप्स। अच्छा मेरे से देखिए, उसको खा लो और तबीयत खराब हो इन्होंने सही मम्मी डैडी स्टाइल पकड़ा हुआ स्टेप्स का। नहीं बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे, देखिएगा कि पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, और ये दो या दो से ज्यादा लोग किस तरह मिलकर काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप में वही लोग आपस में एसोसिएट हो सकते हैं जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हों। इससे ये भी पता चल गया कि माइनर, अनसाउंड माइंड या डिसक्वालिफाइड बाय लॉ पर्सन कभी भी आपके पार्टनर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये किसी भी सिचुएशन में कभी जो मर्जी कोई बंदा कह दे, ये कभी भी पार्टनर नहीं हो सकते, याद रखिएगा। और ये इसी तरह की ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं। मेरे बच्चे अगली बात, सर ये तो हमने देख लिया कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। क्या सर ज्यादा से ज्यादा की लिमिट भी है? अब तो आप में से मेरा ख्याल है कि कुछ लोग कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हैं, और वहां पे हमने देखा है कि कंपनी लॉ के अंदर वहां पे हमने डिस्कस किया था कि वो कुछ जगहों पे लॉ जबरदस्ती कह देता कि आप कंपनी बनाओ, इसको रजिस्टर्ड कराओ। जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा लोग मिलकर कोई पार्टनरशिप का कारोबार कर रहे हो तो लॉ कहता है कि इसको कंपनी बनाओ, और वो उसकी एक्सेप्शन भी वहां पे हमने पढ़ी है कि कहाँ कहाँ पे लॉ नहीं कहता, जहाँ पे स्टेटरी बॉडीज होती हैं या कोई ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है, या ये क्या है। और यार इसको बंद करना, ये यही तो है। आवाज तो चल रही है लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं ना हम यही सुनते रहे। लिमिट, तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं। अब अगली बात आ गई कि सर ज्यादा से ज्यादा की भी कोई लिमिट है? लॉ कहता है बिल्कुल मेरे बच्चे, अगर तो बैंक का कारोबार कर रहे हैं तो बैंक के कारोबार में मैक्सिमम 10 लोग, अदर देन बैंक अगर कोई कारोबार कर रहे हो कोई भी हो उसमें मैक्सिमम 20 लोग। और वो कहता है कि अगर प्रोफेशनल की फर्म हो उसमें किसी तरह की लिमिट नहीं है, नो लिमिट, याद रखिएगा। और साथ मैंने आपको बता दिया था पेपर के अंदर, ये जो MBA MCOM वगैरह के लोग होते हैं ये प्रोफेशनल नहीं होते, क्योंकि इस तरह का सिनेरियो वो दे देता है कि फलाने लोग हैं उन्होंने अभी MBA किया है, वो मिलकर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो बताएं उनकी तादाद कोई 25-30 है, क्या वो हो सकती है? नहीं नहीं मेरे बच्चों, प्रोफेशनल ही नहीं है। अगर प्रोफेशनल नहीं तो वो डेफिनेटली इस औकात में रहते हुए, ये जो 20 वाली है इसमें रहते हुए कारोबार कर सकते हैं। हाँ आप लोग प्रोफेशनल्स हो, इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, लॉयर्स, इस तरह के लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, ये इनकी कोई लिमिट नहीं होती। अब मेरे बच्चे अगली बात उसने कह दी कि सर ये पहले वाली जिसमें बैंक में 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, और ये अदर देन बैंक जो कारोबार है उसमें 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, अगर इसमें तादाद बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा? तो हमने डिस्कस किया था, इसको फिर हम इलीगल एसोसिएशन कहलाएंगे। तो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा मेरे बच्चे, हो सकता है पेपर में MCQ के अंदर वो कर दे कि फलानी एसोसिएशन है उसमें लोग 21 हो गए हैं, तो नीचे बताएं उसका स्टेटस क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, उसमें देखिएगा इलीगल एसोसिएशन होगी। और इलीगल एसोसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इस पर केस हो सकेगा, लेकिन ये केस किसी पर कर नहीं सकेंगे क्योंकि इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब कानूनी हैसियत नहीं, ये किसी के खिलाफ कोई कानूनी चारा भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात उसने कर दी, कहता कि एग्रीमेंट उसी तरह, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी नहीं।
देखिए कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है, जैसे आपके सिलेबस में आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है। अगर आप आर्बिट्रेशन अपॉइंट करते हो, कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हो अपने दरमियान कोई इंसाफ के लिए, वो लाजमी तौर पे आपका जो आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए वो रिटर्न ही होना चाहिए। लॉ जबानी कलामी एग्रीमेंट को मानेगा ही नहीं है, बोले हुए को मानेगा ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर उसने क्या खूबसूरत बात कर दी, कहता है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लिखा हुआ भी हो सकता है, या ये ऑरल भी हो सकता है, या ये इवन इंप्लॉयड भी हो सकता है। ये तो इंतहाई खतरनाक कर दिया मेरे बच्चे उसने। उसने कह दिया कि लाजमी नहीं कि लिखा हुआ ही हो या बोला हुआ ही हो, वो इंप्लॉयड भी हो सकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक बंदे ने कारोबार शुरू किया था, उसने अपने दोस्त को कहा था यार ऐसा कर, मेरे साथ आके ये काम में मदद कर, मैं तुझे 10% प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया करूंगा। उसने हरगज नहीं कहा कि तू मेरा पार्टनर है, ऐसी तो बात ही नहीं की थी उसने। लेकिन हमने फिर आगे बाकी एसेंशियल पूरे करने शुरू कर दिए। हमने कहा कि दो से ज्यादा लोग हो गए, हमें पता चला दो से ज्यादा लोग हो गए हैं, क्या इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है? हाँ, हमने कहा कि एग्रीमेंट भी हो गया इनका। क्या प्रॉफिट शेयरिंग है? प्रॉफिट शेयरिंग भी है। क्या कारोबार कर रहे हैं? कारोबार भी कर रहे हैं। अब अगली बात है, अगर इनकी म्यूचुअल एजेंसी भी है तो समझो ये क्या बन गए? पार्टनर बन गए। अगरचे इन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक दूसरे के पार्टनर है, लेकिन लॉ कहता है कि ये क्या बन गए? ये पार्टनर। इसका मतलब आपको लिखकर या बोलकर कहने की जरूरत नहीं कि मैं आपका पार्टनर हूं, आप हरकतों से भी पार्टनर बन सकते हो, इंप्लॉयडली भी पार्टनर बन सकते हो। याद करें, हमने डिस्कस किया था वो जो जब रेगुलर क्लास पढ़ रहे थे, उसमें कहा था कि सामने चिप्स वाला बंदा बैठा हुआ है, जाते हो आप उससे चिप्स लेते हो, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो आपने कहा कि चल यार मैं इसको आलू छील के दे देता हूँ। आपने आलू छील के दिए, अगले दिन जाके आपने चिप्स भी बना के दे दिए उसको, है उसके अगले दिन आपने कहा कि यार ये तो बड़ा बेहतरीन काम है। वो क्या करता था फिर शाम को जो भी प्रॉफिट कमाता था उसका प्रॉफिट का भी 5-10% आपको दे के जाता था। फिर आपने हर रोज यही काम करना शुरू कर दिया, फिर आलू भी खुद लेकर आते थे, चीर के उसको देते थे। कभी डिस्कस ही नहीं हुआ आपस में कि हम पार्टनर हैं, लेकिन मुबारक हो, आपको पता ही नहीं चला कि आप उसके साथ चिप्स की इस रेडी में पार्टनर हो। तो ये आपस में कोई बोलकर या लिखकर तो तय हुआ ही नहीं, ये तो आपकी हरकतों से आप उसके पार्टनर बन गए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अक्सर आप जैसे निकम्मे, सॉरी, वेले बंदे क्या होते हैं, किसी की दुकान में बैठे रहते हैं। वो होता है ना, मोहल्ले की कोई दुकान होती है तो जिसकी दुकान चल ही ना रही हो, क्योंकि आपकी वजह से, अच्छा बात कर, कोई किसी की दुकान चल नहीं रही होती और उसने अपने कुछ यार दोस्तों को वहां पे बैठाया होता है। कोई ऐसे कस्टमर होते हैं जो उनकी शक्ल ही, उन लोगों की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। इस वजह से आधे कस्टमर, आधे से ज्यादा कस्टमर तो उनकी शक्लें देखे, यार ये पके पके गंदे बंदे यहाँ पे बैठे होते हैं, घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वो जाते ही नहीं। आप यारी दोस्ती निभाते रहो मेरे बच्चे, आपका कारोबार तो गया है, लेकिन बड़ा ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। ले बेटा, तो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, इवन इंप्लॉयड भी हो सकता है, बगैर बोले लिखे। आपने यहाँ पे सीएफई में आए, पढ़ने के लिए आए थे, आपने कहा कि सर ये देखें यहाँ पे ये भी खराबी है, वो भी खराबी है, आपने खराबियों को सही करना शुरू कर दिया है, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके मैनेजमेंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हमने कहा कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हो, चलो 5-10% प्रॉफिट का हिस्सा भी आपको देना शुरू कर देते हैं। भाई आपको पता ही नहीं चला, ना हमें पता चला कि आप हमारे पार्टनर। तो पार्टनरशिप के लिए आपस में बोलकर या लिखकर एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं, ये इंप्लॉयडली भी हो सकता है। अब अगली बात आई कि सर क्या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अगर हम ऑरल करें वो तो ठीक हो गया या इंप्लॉयड हो गया, अगर रिटर्न कर लो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, तो वहां पे उन्होंने कह दिया कि रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहाँ करेंगे? रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। याद रखना, पार्टनरशिप डीड हमेशा, डीड होती ही रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही कहते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट को रिटर्न डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ना, डीड भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है मेरे बच्चे। तो पार्टनरशिप डीड हमेशा तब बनेगी अगर आप पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को आपस में लिख लो। बात का हमारा दिल करता है यार आपस में मामला को तय करके ना लिख ले, ताकि कल आपस में फड्डा ना बने, और चाहे उसको कहीं पर रजिस्टर्ड भी करवा लो, वो आपकी मर्जी। मोस्टली हम पार्टनरशिप डीड बनाते ही इसलिए ताकि उसको रजिस्टर करवा सके। याद है पीछे हम पढ़ के आए थे कि जिन एग्रीमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी हो, जहां पर रजिस्टर्ड करना जरूरी हो, वो हमेशा रिटर्न होते हैं। वो हमेशा एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? वो रिटर्न होते हैं जहां पे रजिस्टर्ड करना जरूरी है। जैसे प्रॉपर्टी खरीदी आपने, कोई गाड़ियां शाड़ियां, इस तरह का मामला, उसका रिटर्न होना जरूरी होता है। लेकिन जिसको रजिस्टर्ड करना जरूरी ना हो, वो चाहे रिटर्न कर लो, चाहे जैसे ये पार्टनरशिप डीड लाजमी नहीं कि आप रजिस्टर्ड कराओ, करवा लो तो बेहतर बात है। खैर, तो मेरे बच्चे पूछेगा पेपर के अंदर, अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को हम रिटर्न कर लें तो उससे क्या बनेगा? उससे पार्टनरशिप डीड बनेगी मेरे बच्चे। अब इस पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स आपसे पूछेगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या कुछ आ रहा होता है मेरे बच्चे, इसलिए इन कंटेंट्स को बड़े ध्यान से कर लीजिएगा कि इसमें फर्म का नाम आएगा, कहाँ पे फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मेन प्लेसेस ऑफ बिजनेस क्या है, या अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे हैं, कब कब किसी पार्टनर ने ज्वाइन किया, नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं, इसका फर्म का फुल एड्रेस वगैरह, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनर्स क्या होगी, और मकसद क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, और हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लेकर आया, ये मेरे बच्चे कॉन्टेंट्स पूछ लेगा। अगर उसने पेपर में 4-5 नंबर के पूछ लिए तो यकीन कर लो आप ये सारे नहीं लिख सकोगे, क्योंकि आपने कभी गौर करके इसको पढ़ा ही नहीं होगा। तो ये याद रखिए कि इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज उसने बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर मेरे बच्चे जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, बगैर एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती। याद है हमने डिस्कस किया था कि एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी चली गई उसके बच्चों के पास, मिस्टर बी, सी, डी, ये इस तरह करके उसके बच्चे हैं। इन बच्चों ने इस बिजनेस को मैनेज करना शुरू कर दिया और आपस में प्रॉफिट शेयरिंग भी करना शुरू कर दी। क्या ये आपस में पार्टनर होंगे? हमने कहा कि नहीं, इनका आपस में एग्रीमेंट ही नहीं।
इनको जो कारोबार मिला वो तो इनहेरिटेंस में मिला, सक्सेशन में मिला है। ये तो स्टेटस की बिना पे आपस में ये मिलके कारोबार कर रहे हैं, इनका आपस में एग्रीमेंट थोड़ी है। तो लॉ ने मना कर दिया कि ये आपस में पार्टनर नहीं है, अगरचे वो कारोबार भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, यहाँ पे सब कुछ है। मजे की बात, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, 2 या 2 से ज्यादा लोग भी हैं। उसके बाद एग्रीमेंट नहीं है बस, है बिजनेस कैरी ऑन भी हो रहा है, म्यूचुअल एजेंसी भी है, एक दूसरे के लिए लायबल भी है। जो भी एक्ट होगा, एक भाई कुछ करेगा उसके लिए दूसरे भी लायबल होंगे, लेकिन आपस में जस्ट एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मिस्टर ए की डेथ हुई हो, उसके बाद उसके बच्चे उस कारोबार को लेकर चलना चाहें एज ए पार्टनर, तो उनको क्या करना चाहिए, उसके मरने के बाद आपस में क्या एग्रीमेंट कर ले। अगर एग्रीमेंट के बगैर कारोबार लेकर चल रहे होंगे, आप वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे। और यहाँ पे बाहर हमें लगेगा सर वो इम्प्लॉयड भी तो हमने अभी पढ़ा था ना, इम्प्लॉयड भी तो पार्टनरशिप वो हो जाता है ना, पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनर बंदा बन ही जाता है इम्प्लॉयडली भी। तो यहाँ पे इम्प्लॉयडली आपने अप्लाई नहीं करना, लॉ ने इसको बड़ा स्पेसिफिकली निकाल दिया, उसने खुद निकाला। तो फिर आप डेफिनेटली इसको कर, हालांकि हो सकता था यहाँ पे, इसलिए लॉ ने स्पेशली आपको कह दिया कि यहाँ पे मेरे बच्चे ये पार्टनर होते ही नहीं, ये पार्टनरशिप होती नहीं। क्यों? क्योंकि कल इनका दरमियान अगर आपस में इख्तलाफ होगा, हमने डिस्कस किया था, वो इख्तलाफ कैसे रिजोल्व करेंगे, शरीयत के कवानीन, जो हमारे इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं यहाँ पे, जो विरासत के कवानीन हैं, हम उसके जरिए इनके दरमियान इंसाफ करेंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1932 के मुताबिक इनके दरमियान इंसाफ नहीं होगा। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर अगर तो आपस में रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ तय कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपस में कुछ तय ना करो तो याद रखना, अगर आप आपस में पार्टनर हो तो आपके ऊपर बाय डिफॉल्ट जो कल इंसाफ के लिए रूल्स अप्लाई होंगे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले होंगे। तो ये मेरे बच्चे कुछ चीजें थी जो यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस का कैरी ऑन होना जरूरी है, यानी कि बिजनेस भी हो और वो कैरी ऑन भी हो रहा हो। अब जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि मान लो कि मैं कहता हूँ बेटा ये चिलर हमसे खरीदो 10 रुपए का, है, आपने कहा कि यार ये देख सर कितना सस्ता बेच रहे हैं, ये इसको खरीद लेते हैं, हम बाहर जाके मार्केट में, चलो 10 रुपए क्या कहना है, मैंने कहा कि ये इसको 20,000 का खरीद लो। तो आप में से चंद दोस्तों ने मिलकर ना इसको खरीद लिया, उन्होंने कहा कि खरीद लेते हैं, और बाहर बेचा उन्होंने, मान लो कि उसमें से कोई 30,000 उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। 3 लोग थे, तीनों ने आपस में वो जो प्रॉफिट था ना, खर्चा निकाल के जो पैसे बचे 10-10 हजार रुपया, वो तीनों ने आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे बच्चे इन्होंने कोई ट्रांजेक्शन भी की है, उसमें प्रॉफिट भी करवाया है, प्रॉफिट शेयरिंग भी थी, और आपस में एग्रीमेंट भी किया था कि हम इसको जो भी कमाएंगे आपस में शेयर कर लेंगे। तो क्या ये पार्टनरशिप है? उन्होंने कह दिया कि नहीं, अगर देखो इनकी जस्ट एक ट्रांजेक्शन किया है इन्होंने, ये कोई बिजनेस नहीं है इनका। अगर तो ये पुराने इसी तरह खरीदे और उनको बेच के कमाना शुरू कर दें, फिर इनका बिजनेस है, फिर ये आपस में पार्टनर होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के बिजनेस का कैरी ऑन होना जरूरी है। ऐसे तो मेरे बच्चे मान लो कि मेरे पास पैसे कम पड़े, हमने साथ आप दोस्तों ने कुछ ने मिलके एक प्लॉट खरीद के रख लिया, उस प्लॉट को हमने बेचा, उसमें प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन हम पार्टनर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कारोबार उस तरह के काम में डील करना है ही नहीं। ये नहीं कि हम प्लॉट खरीदें, उनको बेच बेच के जो कमाएं उसको शेयर करना शुरू कर दें, फिर हम पार्टनर हों। तो पार्टनरशिप के लिए बिजनेस भी हो और उसका कैरी ऑन होना भी जरूरी है। अब अगली बात आई बिजनेस की, तो उसने कहा कि ये जो चैरिटी पर्पस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए लोग आपस में इकट्ठे होकर जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वो बिजनेस नहीं होता। अगर बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं। और यहाँ पे आई के अपने एक सवाल भी बनाया था कि जहाँ पे बिजनेस, देखो बिजनेस होता है जहाँ पे आपका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, याद रखिएगा, बिजनेस हमेशा क्या होता है, जहाँ पे मकसद प्रॉफिट कमाना हो। जैसे याद करें, कुछ दोस्तों ने मिलकर, वो आई के आपका सवाल था, कुछ दोस्तों ने मिलकर एक दुकान बनाई थी, उन्होंने कहा था इस दुकान से जो भी कमाएंगे आपस में शेयर कर लेंगे। भैया ये पार्टनर थे आपस में, ये बिजनेस कर रहे थे, हैं। उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने इस दुकान को या स्टोर को किसी को रेंट पे दे दिया था, और मान लो कि इन्होंने 90,000 के रेंट पे दे दिया पर मंथ, और इन्होंने कहा कि जो भी रेंट आया करेगा वो आपस में शेयर कर लिया करेंगे। तो लोग कहता है कि क्या बताओ, क्या ये आपस में पार्टनर हैं? हमने कहा था ये पार्टनर नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस ही नहीं रहा। सर बिजनेस क्यों नहीं रहा? कि आप प्रॉफिट ही नहीं है। क्योंकि सर आ तो रहे हैं उनको पैसे, वो तो रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट थोड़ी है प्रॉफिट में तो वहां पे हम बोलेंगे जहां पे लॉसेस के भी चांसेस हो। अब तो रौला ही खत्म हो गया, अब तो रेवेन्यू आ रहा है और ये रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं कोई हम। और यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, बिजनेस हो और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये ना तो बिजनेस रहा, क्योंकि ये बिजनेस आप कर ही नहीं रहे, यहाँ पे इनका प्रॉफिट लॉस का मामला ही खत्म हो गया, और शेयर भी प्रॉफिट नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू। तो हमने डिस्कस किया था ये आपस में पार्टनर नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ की एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे अक्सर टीचर आते हैं, हम उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं, एग्रीमेंट भी होता है, एसोसिएशन पर्सन भी है, बिजनेस भी है, और हम उनके साथ प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं कि आपकी क्लास में से जितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा हम उसका इतना % आपको पे कर देंगे। तो वो टीचर हमारा पार्टनर नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है मेरे बच्चे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है कि बिजनेस भी हो और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग हो रही हो। अगर बिजनेस ही ना रहे, आप जैसे इन्होंने दुकान को रेंट पे दे दिया तो बिजनेस नहीं रहा मेरे बच्चे। हाँ, अगर इनका काम ही दुकानें बना के रेंट पे देना शुरू कर देंगे, फिर इनका बिजनेस बन जाएगा। ये तो पर्टिकुलर दुकान की बात कर रहे थे, याद रखोगे इस बात। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग एक प्राइमा फेसी एविडेंस होती है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती।
भाई इस बात को समझना पड़ेगा। सर पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, यानी कि आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो। याद रखना कि अगर प्रॉफिट का हिस्सा ना मिल रहा हो, आप हरगज भी पार्टनर नहीं होंगे, आप हरगज भी पार्टनर नहीं होंगे, हो भी प्रॉफिट, याद रखिएगा। और प्रॉफिट तभी होता है जब लॉसेस के भी चांसेस हो, ये भी देखिएगा। अब अगली बात आ गई कि सर क्या यहाँ पे ये बात करती शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इनको ये नहीं लिखना चाहिए था सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सर इनको ये भी तो लिखना चाहिए ना। लॉ कहता है कि नहीं, देखिए जब कोई बंदा आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो लॉस भी शेयर कर रहा होता है। लेकिन अगर वो चाहे तो हो सकता है कोई बंदा आपके साथ पार्टनर बड़ा हो, वो लॉस शेयर ही ना करना चाहता, वो सिर्फ पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना चाहता। हाँ, अगर कोई बंदा आपके साथ सिर्फ लॉस ही शेयर करने के लिए आया और प्रॉफिट शेयर ही नहीं कर रहा, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे सिर्फ लॉस का हिस्सा देना है, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देना। आपको लग रहा है इसका ज़हनी तौज़ुन सही है? ये तो वैसे ही अनसाउंड माइंड है जो कह रहा है कि सिर्फ लॉस मुझे दें और प्रॉफिट आप आपस खुद ही रखें। हैं, काश आप में से कोई बंदा यहाँ पे इस तरह का कोई सीएफई का पार्टनर बन जाए, हैं, जो कहे कि भाई सर सर मुझे सिर्फ लॉस देना आपने, हैं सर, तो प्रॉफिट आप खुद ही रखिएगा, हैं वो मेरे ऊपर जुल्म ना कीजिएगा सर, वो मुझे ना देना। तो इसका मतलब आपका ज़हनी तौज़ुन सही नहीं है उस वक्त जब इस तरह की बात कर रहे हैं। ले बेटा, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी। याद करें मैंने आपको बताया था कि भास्कर किसी बिजनेस के पे मुश्किल वक्त जा रहा होता है, उसको पैसों की जरूरत होती है, तो ऐसे में कोई बंदा आता है, वो कहता है मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन आपके हालात पहले ही खराब है, मैं पैसा भी बोलूं और कल आपकी लाइबिलिटीज के लिए यानी कि लॉसेस भी मैं शेयर करता फिर, लाइबिलिटी तो वो अलग मामला, लॉसेस भी मैं शेयर करता फिर। तो हमने उसको कहा था तो पैसा ले आ, तो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा, अगर लॉस होगा तो हम खुद ही बर्दाश्त कर लेंगे। तो ये जो बंदा आया आपके साथ जो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार है, ये है पार्टनर ही, चाहे वो लॉस शेयर कर रहा हो या ना कर रहा हो। लॉस का शेयर करना जरूरी नहीं, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करना जरूरी है। क्या करें? हाँ, ये एक और बात वो जगह जगह पे करता है मेरे बच्चे, याद रखना, ये जो पार्टनर्स होते हैं ना, इनके आपस के जो मर्जी अरेंजमेंट, कि फलाना बंदा लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं, फलाना बंदा इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसको, लॉस वो शेयर नहीं करेगा, जो मर्जी आपस में बंदर बांट करते हैं। जो थर्ड पार्टी होगी ना मेरे बच्चे, ये वैसे बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए, थर्ड पार्टी की निगाह में सब पार्टनर इक्वली लायबल। इनकी जो आपस की बंदरबाट होती है ना, इनके घर का मामला होता है, थर्ड पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। कोई एक पार्टनर आपका, चाहे वो 1% का पार्टनर है, चाहे वो 99% का पार्टनर है, चाहे वो लॉस में हिस्सेदार हो या ना हो, वो चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, फलाना पार्टनर हो, टमकाना पार्टनर हो, नॉमिनल पार्टनर हो, जो मर्जी पार्टनर हो, थर्ड पार्टी को हर पार्टनर लायबल होता है, फुल्ली लायबल होता है। थर्ड पार्टी किसी एक पार्टनर पे जिस मर्जी कोई बंदा फंसे, उस बंदे पे केस करके अपनी सारी लायबिलिटी रिकवर कर सकते हैं। याद रखोगे इस बात को। बड़ा म्यूचुअल एजेंसी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है। यहाँ पे पार्टनर आपस में एक दूसरे के पार्टनर तो हैं ही हैं, एक दूसरे के एजेंट भी हैं, यानी कि हर पार्टनर का जो स्टेटस है एट ए टाइम, वो पार्टनर भी है, वो एजेंट भी है, और वो प्रिंसिपल भी है, वो प्रिंसिपल भी है। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप में क्या होता है, पाप होता है। हर पार्टनर पार्टनर भी है, एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। यानी कि अब यहाँ पे एजेंट कौन होता है, याद करो हमने डिस्कस किया था, एजेंट वो होता है जो किसी के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा हो। जब वो एक्ट करता है तो जिम्मेदार प्रिंसिपल होता है, ये हमने डिस्कस किया था। अब अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये मिस्टर ए बी सी ये 3 पार्टनर है, और इन्होंने कहा कि मिस्टर सी भाई तू कारोबार चला, तू मैनेज कर। हो सकता है बाकी दोनों घर बैठे हैं, तो ये मिस्टर सी कारोबार कर रहे हैं। जब ये मिस्टर सी किसी थर्ड पार्टी के साथ जाके जब कॉन्टेक्ट करेगा, उस वक्त ये किस तरह का क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा है कोई, ये एजेंट है। क्योंकि जो बंदा किसी के बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा हो वो एजेंट है। क्या ये बाकी दोनों पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट नहीं कर रहा होगा, पक्की बात है। लेकिन मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, क्या ये खुद भी जिम्मेदार है कि नहीं, ये खुद भी जिम्मेदार है? हालांकि खाली एजेंसी होती तो ये जस्ट किसी के बिहाफ पे एक्ट करता, खुद जिम्मेदार ना होता, वो जो बाकी दोनों वो जिम्मेदार हो जाता। लेकिन लॉ ने कह दिया कि पार्टनरशिप के अंदर हर, यहाँ पे क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हर पार्टनर पार्टनर भी है, एजेंट भी है और प्रिंसिपल एट ए टाइम। यानी कि जब ये एक्ट कर रहा है तो ये एजेंट भी है, लेकिन खुद ये प्रिंसिपल भी है और पार्टनर भी है। और इसी तरह अगर मान लो कि कल मिस्टर बी किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्टेक्ट करेगा, उस वक्त मिस्टर बी क्या होगा, ये एजेंट है, ये एजेंट है, बाकी दोनों क्या होंगे, इसके प्रिंसिपल होंगे। और मिस्टर ए कल थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट करेगा, मिस्टर ए उस वक्त एजेंट होगा और ये दोनों क्या होंगे, उसके प्रिंसिपल होंगे। यही बात मेरे बच्चे उसने आगे एग्जाम्पल में बता रखी, कहता कि मिस्टर अली, बिलाल और चांद ये 3 पार्टनर हैं। अगर अली किसी थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट करते हैं, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए ये पार्टनर हैं, अगर नईमुर रहमान ने जाके बाहर से किसी से कोई कॉन्टेक्ट किया फर्म के बिहाफ पे, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे उस वक्त ये एजेंट है, हम सब लोग इसके प्रिंसिपल हैं। लेकिन मेरे बच्चे लाइबिलिटी किसकी होगी, हम सब की होगी, इंक्लूडिंग क्या कहते हैं उसको, नईमुर रहमान। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कोई एक्ट करता है वो एजेंट होता है, लेकिन उस वक्त याद रखना ये खुद प्रिंसिपल भी है, ये खुद लाइबल भी है? तो ये क्या कह रहा है, अली कॉन्टेक्ट करेगा तो अली एजेंट है, बाकी होंगे लाइबल कौन होंगे, तीनों ही है प्रिंसिपल की तरह। बिलाल अगर थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट करेगा, बिलाल उस वक्त समझो एजेंट के तौर पे काम करे।
लेकिन याद रखना जिम्मेदार फिर तीनों ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चांद चांद कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चांद उस वक्त एजेंट है, लेकिन याद रखना जिम्मेदार कौन होंगे, वो तीनों ही, क्योंकि यहाँ पे कैसी एजेंसी होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। लेकिन कहते हैं कि फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप नीड टू बी अंडरस्टूड। कहता है ये चीजें जरा थोड़ी सी देख लीजिएगा, ये हम, क्योंकि हम मोस्टली हम में से बच्चे वो हैं जो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से बच्चे जो कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे वाले, जो पढ़ ही नहीं रहे? अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हैं। बेटा देखें, जो अगर ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग मिलके, अली, बिलाल और चांद, अगर ये तीन लोग मिलके कंपनी बनाते हैं, अगर ये कंपनी बनाते हैं, तो उसमें आगे जब बड़े होंगे इंशाल्लाह कैप 7 के अंदर जाके आप पढ़ेंगे, जब ये कंपनी बना के कोई कारोबार कर रहे हो ना, इस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होता है। ये कंपनी कभी भी बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं बनती। पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराओ या ना कराओ, लेकिन कंपनी को हर सूरत रजिस्टर्ड कराना होता है, अदरवाइज कंपनी बनती नहीं। जब ये तीनों मिलके इस कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लेंगे ना मेरे बच्चे, इनके दरमियान, मालिकों के दरमियान और कारोबार के दरमियान ये दीवार खड़ी हो जाएगी, यानी कि इनको सेपरेट कर दिया जाएगा। मालिक अलग हो जाएंगे और ये कंपनी खुद एक इंसान बन जाएगी, कंपनी खुद एक पर्सन बन जाती है मेरे बच्चे। हाँ, वो हम आपकी तरह का इंसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल लॉ इसको इंसान ही मानता है। इसको कहते हैं लीगल पर्सन, कानून की निगाह में इंसान। अगरचे हमारी निगाह में इंसान नहीं है, ये कानून की निगाह में इंसान है। कानून कहता है इसको, और हमें भी कहता है आप इसको इंसान ही मानो। अगर मैं इसको इंसान मान रहा हूं तो आपने क्या मानना है, इसको इंसान ही मानना है। तो हमने क्या किया, एक खुद से एक इंसान बना दिया, देखो रोबोट की तरह का खुद से एक इंसान बना दिया। अब ये इंसान, इसका अपना एक नाम होगा, है। और ये जिस तरह हम लोग, जो जो राइट्स पाकिस्तान में अगर आप लोगों के हैं, वही पाकिस्तान में बनी हुई किसी कंपनी के भी होते हैं। तो मेरे बच्चे ये क्या कर सकते हैं, ये अब कल अपने नाम पर लोगों से केस, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने नाम पे केस करेगी, लोग इसके नाम पे केस करेंगे, मालिकों का इसके किसी अमल दखल में कोई लेना देना नहीं होता। तो ये मेरे बच्चे कंपनी में इस तरह का मामला होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर आप करके उसको रजिस्टर्ड भी करवा लो, तो पार्टनर्स और कारोबार में ये दीवार खड़ी नहीं होती, इन दोनों को अलग नहीं करती। और वहां पे पता क्या होता है कि कंपनी अगर कुछ एक्ट करती भी है तो उसके लिए ये पार्टनर, उसके मालिक लायबल नहीं होते। और वहां पे ना, इन जो मालिक होते हैं इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर आपको याद हो, आईटीबी में थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए होंगे, तो मालिकों की लायबिलिटी किस तरह की होती है, लिमिटेड होती है। यानी कि वो थोड़ा सा पैसा लगाते हैं, उसमें जितना लगाते हैं शेयर्स खरीदते हैं, उसके बाद अगर उस कारोबार में जो कोई लॉस भी हो रहा हो, तो वो ये इंसान, ये जो आर्टिफिशियल इंसान, वो खुद जिम्मेदार होगा, मालिक जिम्मेदार नहीं होते। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप में उस बिजनेस के एक्ट जो भी होगा उसके लिए पार्टनर ही जिम्मेदार होंगे, और इनके दरमियान कोई सेपरेशन भी नहीं होती। और बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसके लिए पर्सनली लायबल होते हैं, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये बातें मेरे बच्चे दोस्त हैं यहाँ पे बता रखी हैं। लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट पर्सन वाली, कि कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाती है अलग से, पार्टनरशिप नहीं बनती। कंपनी के अंदर मालिकों की लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। हर पार्टनर थर्ड पार्टी की निगाह में फुल्ली लायबल होता है। नहीं बेटा, अगली बात उसने वही को ओनरशिप की कर दी, कि जहां पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आप हम ये कहते हैं ये एसी खरीद लो, आप लोगों का इरादा बन गया हम खरीद लेते हैं इसको, आप लोगों ने खरीदा इसको, बाहर जाके इसको बेचा और प्रॉफिट भी शेयर कर दिया, क्या आप पार्टनर होंगे? लॉ कहता है नहीं। तो फिर अब इसके क्या थे? लॉ इसको कहता है ये को ओनरशिप होती है। कॉर्नरशिप होती है। कॉर्नरशिप में क्या होता है कि लोग किसी किसी भी एक्टिविटी के, किसी ट्रांजैक्शन के लिए कोई कर तो रहे होते हैं आपस में मिलके, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, या वो जो पार्टनरशिप के जो पांचों एसेंशियल हैं वो वहां पे पूरे नहीं हो रहे होते। जैसे मान लो कि मैंने और आपने मिलकर एक बहरिया में प्लॉट खरीद के रखा हुआ, ये है कि आगे फ्यूचर में जाके शायद हम बेचेंगे, उससे कुछ कमा लेंगे, भाई ये नहीं कि हमारा कारोबार कारोबार ही है, नहीं नहीं, जस्ट एक प्लॉट खरीद के रखा हुआ। तो मेरे बच्चे आप आपस में क्या होंगे? कॉर्नर्स हैं। हमने आपस में मिलकर गाड़ी खरीदी हुई है, ताकि जिसको जरूरत पड़े वो उसको इस्तेमाल कर ले। हम पार्टनर नहीं है, हम क्या होंगे? कॉर्नर्स होंगे। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं। इसको अभी कॉर्नर्स और पार्टनरशिप में डिफरेंस भी मेरे बच्चे पढ़ लोगे तो सही से समझ आ जाएगी। कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा एग्रीमेंट से होती है, बगैर एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती। चाहे वो इम्प्लॉयड एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, वो भी एग्रीमेंट ही होता है, इम्प्लॉयड हो, ऑरल हो या रिटर्न हो। कहते हैं कॉर्नरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। याद है मिस्टर ए की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के पास चली गई थी, तो उसके बच्चे उस बिजनेस को मैनेज कर रहे थे और आपस में प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हैं। तो लेकिन हमने डिस्कस किया था ये आप पार्टनर नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो इसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं कॉर्नरशिप के लिए, बगैर एग्रीमेंट के भी आप आपस में कॉर्नर बन सकते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बनती है मेरे बच्चे, कॉर्नरशिप में लाजमी नहीं कि मेरे बच्चे वहां पे कोई बिजनेस हो रहा हो। कॉर्नर्स के लिए बिजनेस का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप के लिए बिजनेस और फिर उसका कैरी ऑन होना जरूरी है। याद करें, यही हमने डिस्कस किया था जब उन्होंने दुकान बनाई थी कि कल इसको चलाएंगे, कमाएंगे और शेयर करेंगे, वो पार्टनरशिप थी। लेकिन जब उन्होंने दुकान रेंट पे दे दी थी तो बिजनेस बंद कर दिया था एक्चुअली। जब बिजनेस स्टॉप हो गया था तो उसके बाद एक्चुअली हमने कहा था फिर ये आपस में पार्टनर भी नहीं है।
और इसी तरह नंबर ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिमिट होती है कि 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, बैंक में 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन मेरे बच्चे कॉर्नरशिप में कोई लिमिट नहीं होती, कॉर्नर चाहे जितने मर्जी बन जाए, कोई एक प्लांट है उसको चाहे 500 लोग मिलकर खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाजमी है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही हो, लेकिन कॉर्नरशिप में लाजमी नहीं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो। हमने प्लॉट खरीद के रखा हुआ कि कल फ्यूचर में जाके यहाँ पे घर बनाएंगे, 2-3 मंजिला घर बना लेंगे, सब आपस में एक एक मंजिल में रहना शुरू कर देंगे, इट्स ओके है, आपस में कोई शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग का कोई लेना देना है ही नहीं है। इसी तरह कहता है कि पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है, मेरे बच्चे एजेंट होते हैं लोग एक दूसरे के, ओनरशिप में एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। ये नहीं होता कि एक कॉर्नर कुछ करेगा उसके बाकी कॉर्नर भी जिम्मेदार होंगे, लाजमी नहीं कि ऐसा कुछ हो। जैसे हम दोनों ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा हुआ है, वो प्लॉट कल आपने किसी आगे किसी अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर दिया, इट्स ओके, या आपने उस प्लॉट से लेटर कोई आपने कोई अमल किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसी तरह कहता क्या हुआ, हमारा चैप्टर तकरीबन खत्म होने वाला। नहीं, आप उसको कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे, बड़ा बिजी हो, वही ना, बड़े बिजी थे, तो मैंने कहा कि क्यों डिस्टर्ब करना। मैं 20 मिनट भी आया नहीं मैडम। तो एजेंसी, इसी तरह आगे कहता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में मेरे बच्चे अगर कोई बंदा पार्टनरशिप में से निकलना चाहता हो और अपनी जगह पे किसी और को पार्टनर बना के जाना चाहता हो, तो उसको बाकी पार्टनर से पूछना पड़ता है। लेकिन कोर नशिप में ऐसे नहीं होता। अगर हम सब लोगों ने मिलकर कोई प्लॉट खरीदा हुआ, मैं अपना हिस्सा किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, इट्स ओके, मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम सब पार्टनर हो और एक बंदा चाहता हूँ मैं पार्टनरशिप से निकला हूँ, मेरी जगह पे मेरा बच्चा पार्टनर होगा, लोग कहता है कि ना ना ऐसे थोड़ी है, तो आपका बच्चा पता नहीं कितना कर नलायक हो, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरे जिम्मेदार होंगे, अगर नलायक बंदा आ गया तो हम सब रुल जाएंगे, ऐसे ना मेरे बच्चे। तो पार्टनरशिप चाहे वो पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, मैंने आपको बताया था बड़े ध्यान से, क्योंकि उसके हर एक्ट के लिए कौन जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार होंगे मेरे बच्चे, हैं? तो आपको मौका ही नहीं मिलता। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब पार्टनरशिप, मेरे बच्चे कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें लाजमी तौर पे एक एसेंशियल में से एसेंशियल था कि आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो। तो सर जब प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो तो जिस बंदे को मिल रहा हो तो वो पार्टनर तो हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे ये लाजमी नहीं कि वो पार्टनर हो। यानी कि पार्टनरशिप में अगर किसी को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो पार्टनर नहीं है, लेकिन जिसको मिल रहा हो लाजमी नहीं कि वो पार्टनर। ये याद रखिएगा, जिसको प्रॉफिट का हिस्सा ना मिले वो कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता आपकी पार्टनरशिप का। लेकिन जिसको पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो, लाजमी नहीं है कि वो आपका पार्टनर हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टनर नहीं है लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिलता है। अब वो कौन कौन से लोग हैं जो हमारी पार्टनरशिप के पार्टनर नहीं है लेकिन उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा होता है, और पार्टनर बनते भी नहीं है, वो बनते भी नहीं है पार्टनर। देखिए इसका मतलब ये जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट उसमें बता रखा है, ये कौन सी एविडेंस होती है, प्राइमा फेसी एविडेंस होती है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना प्राइमा फेसी एविडेंस मैंने बताया था, बज़ाहिर नजर आने वाली, बज़ाहिर लग रहा होता है कि जिसको पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है शायद ये पार्टनर है, लेकिन ये हतमी बात नहीं है। हतमी बात तो मेरे बच्चों को बाकी चारों एसेंशियल भी देखे जाएंगे। अब वो कौन कौन से बंदे हैं ये मैंने आपको बताया था कि ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप वाला, ये जब वो सिचुएशन देगा, वो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ऐसे नहीं पूछेगा टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बताओ है, कितनी चीजें चेक करेंगे, नहीं नहीं, वो सिचुएशन देगा। तो सिचुएशन में आपने अप्लाई करना है कि देखें इसमें ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो ये क्या होंगे पार्टनर, नहीं तो नहीं। बस सादा अल्फाज में आप अपने अल्फाज में कंक्लूसिव बात चाहे ना कीजिएगा, बस चार वो पांचों चीजें ना कवर हो रही है, तो वो खुश हो जाएगा इंशाल्लाह आपके आंसर से, और आप इंशाल्लाह रिजल्ट से खुश हो जाओगे ना रिजल्ट से खुश। कितने मार्क्स लेने वाला, कितना पेपर सही करना है, आधा, आधा सही करना है, आधा खराब करके आना, ऐसे ही वो खुद ही खराब हो जाए, उसको करने की जरूरत नहीं, आई एग्जामिनर खुद ही देख लेगा इसने यहाँ पे खराब कर दिया, लेकिन आधा खराब करने की इजाजत है आपको, खैर नहीं बेटा। लेकिन ये ना हो कि आपने कहा कि चले आधा सिलेबस तो खत्म हो गया आज के बाद हम आएंगे, नहीं नहीं मेरे बच्चे, आधा वैसे तो आधा तकरीबन हो गया, लेकिन फिर भी ये नहीं करना, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 तक अराउंड 50 मार्क्स है, बाकी एरिया के अराउंड 50 मार्क्स है। तो ये बाकी एरिया जो आप कर रहे हो ये तकरीबन 50 नंबर है जो अब हमने ये 2 दिन में करना है इंशाल्लाह। आज पक्का याद रख लीजिएगा, आज हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है वाला, हाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स से। अभी 3 घंटे पड़े हुए हैं, नहीं बेटा चलें देखिएगा वो कौन कौन से लोग हैं जिनको पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलेगा लेकिन वो आपके पार्टनर नहीं होंगे। सबसे पहले लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज, यानी कि अगर हम कोई कारोबार करने जा रहे हैं, ये मिस्टर ए और बी कारोबार करने जा रहे थे, इन्होंने जाके किसी बैंक को कहा कि सर हमें उधार दे दो, हम कारोबार करने जा रहे हैं। बैंक ने कहा कि हमें क्या दोगे, उसने कहा कि सूद, कहता शर्म नहीं आ रही है, हम इस्लामी बैंक है,
हम सूद नहीं लेते। तो सर फिर क्या चाहिए? वो कहते हैं कि हमें आप ऐसा करना, जब तक हमारा लोन वापस नहीं ना करोगे 15% प्रॉफिट का हिस्सा देते रहना। उन्होंने कहा कि ठीक हो गया सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे बात का, जिस क्रेडिटर से आप लोन लोगे, हो सकता है आप उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, तो वो क्रेडिटर आपका पार्टनर नहीं बन जाएगा। ये नहीं कि वो आपके बिजनेस के हर मामले के लिए लायबल होगा, अगर से उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। याद रखोगे। इसी तरह सर्वेंट एज आर एजेंट एज रेम्यूनरेशन, बात का हम अपने जो एम्प्लॉय होता है उसको तनख्वाह के तौर पे हम उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी देना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल सबसे ज्यादा बनाते हैं। अब वहां पे फलाना हमारा एम्प्लॉय है, इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, अब बाकी पार्टनर ने सोचा ऐसा करते हैं इस बंदे को भी, या उस मालिक ने सोचा, अगर सोल ट्रेडर है उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ इस बंदे को भी मैं प्रॉफिट का हिस्सा दिया करूंगा 5-10%, क्या वो पार्टनर बन जाएगा? हाँ, देखा जाएगा मेरे बच्चे। बाकी की चार चीजें हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा म्यूचुअल एजेंसी है कि नहीं है? क्या उसके बाकी बिजनेस के एक्ट के लिए वो जिम्मेदार है, उसके एक्ट के लिए बिजनेस जिम्मेदार है? अगर तो होगा तो फिर मेरे बच्चे वो बंदा क्या है? वो हमारा पार्टनर है, अदरवाइज पार्टनर नहीं है। इसी तरह विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर, भैया अगर कुछ लोग पार्टनर हो और अगर उनमें से किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, मिस्टर ए बी सी ये 3 पार्टनर थे, इनमें मिस्टर ए की डेथ होगी, ए की डेथ के बाद अब यार तो देखो उसका हिस्सा उसकी फैमिली को दे दो, जितना लायबिलिटी एडजस्ट करने के बाद जब तक वो जिंदा था उसका हिस्सा बनता है उसकी फैमिली को वापस कर दो, इट्स ओके। बाकी बिजनेस लेकर चल दो, नया नए सिरे से एक एग्रीमेंट करो और पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन करो। लेकिन बाकी पार्टनर कहते हैं यार अगर हमने उसका हिस्सा उसकी फैमिली को दे दिया ना, तो हम बिजनेस को कैसे चलाएंगे, वो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं उसको उसका हिस्सा उसकी फैमिली को देने के बजाय उनको हम एन्युटी दे दिया करेंगे, जितना प्रॉफिट का हिस्सा उसको देते थे उसकी फैमिली को दे दिया करेंगे। अब मेरे बच्चे उसकी फैमिली को, उसकी बेवा को आप प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, वो लाजमी नहीं कि अब आपकी वो पार्टनर है। हैं, इसी तरह हो सकता है उसके बच्चों को आप प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, या बात का आप उसकी प्रॉपर्टी चाहे वापस कर भी दें, हो सकता है उसको ये कि चलो यार वो बंदा हमारा पार्टनर था, अब उसके घर वालों को पता नहीं क्या बनता होगा, हम उनको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया करेंगे, तो वो फैमिली आपके पार्टनर नहीं होगी। इसी तरह एक ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, याद है हमने इसको क्या बोला था? बोला ये सब पार्टनर की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये सब पार्टनर की मेरे बच्चे। और सब पार्टनर कभी भी पार्टनर नहीं होता है। ये चबल ने पता नहीं उसके नाम के साथ आगे पार्टनर क्यों लिखा हुआ। सब पार्टनर कभी पार्टनर नहीं होता, हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे ये पार्टनर हो। याद है मिस्टर ए बी सी ये 3 पार्टनर थे, तो मिस्टर सी को मान लो कि 40% प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा था। मिस्टर सी ने क्या किया, 40 में से 20% किसी को बेच दिया, बेच सकता है, किसी को गिफ्ट कर दिया, कर सकता है, प्रॉफिट का हिस्सा है। इसके ऊपर मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट कर दिया किसी बैंक का, कर सकता है। किसी और को ट्रांसफर कर दिया, कर सकता है। लेकिन याद रखना वो अगला बंदा जिसको ये ट्रांसफर हुआ होगा वो मिस्टर सी का तो पार्टनर है, फर्म का पार्टनर। तो जो पार्टनर का आगे पार्टनर हो, फर्म का पार्टनर ना हो, उसको हम कहते हैं ये सब पार्टनर है। ए माइनर हु इज एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, कोई चलती हुई फर्म है। देखो जब फर्म बना रहे हो ना, उस बनाते वक्त कभी भी किसी माइनर को आप बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड नहीं कर सकते। पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 13 में डिटेल में कि माइनर के बेनिफिशियरी के क्या मामला हैं। लेकिन किसी चलती हुई फर्म में आप माइनर को बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड कर सकते हो। जब बना रहे हो फर्म, उसी वक्त माइनर को बेनिफिशियरी के तौर पे भी ऐड नहीं कर सकते। अब अगली बात आती है, सर ये बेनिफिशियरी का क्या मतलब है? मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये 2 पार्टनर है मेरे बच्चे, ये बिजनेस लेके चल रहे थे। इनके बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, वहीं पे एक मिस्टर एम था, मिस्टर एम के पास काफी पैसा था, तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा कर ले, तू हमारे साथ आके मिल जा। उसने कहा कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं पार्टनर बन ही नहीं सकता, तो मैं कैसे मिल जाऊँ, मैं तो भी बच्चा हूँ। तो वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कर, यहाँ पे तेरे लिए एक और सहूलत रख रखी है कानून ने कि तू हमारे साथ मिल जा, लेकिन तू सिर्फ बेनिफिशियरी होगा। कहते बेनिफिशियरी का मतलब क्या है? कल हमें जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का हिस्सा तुझे दिया करेंगे, अगर लॉस आया तो लॉस हम खुद ही बर्दाश्त करेंगे। इसका मतलब बेनिफिशियरी, सिर्फ बेनिफिट्स में हिस्सेदार। उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है ये मैं मिल जाता हूँ आपके साथ, लेकिन याद रखना कोई चलती हुई फर्म में आप किसी बच्चे को बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड कर सकते हो। किसी पार्टनर के मरने के बाद भी कोई बच्चा उसका बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड हो सकता है, या कोई चलती हुई फर्म में बगैर किसी पार्टनर के मरे हुए किसी और बच्चे के पास अगर कोई पैसा हो, आप उसको बिजनेस में लगवा सकते हैं। याद रखोगे, लेकिन फिर आपको सिर्फ उसको बेनिफिट दोगे, लॉस के लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस तरह किसी बच्चे को बेनिफिशियरी के तौर पे अगर आप कोई प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, बच्चा आपका पार्टनर नहीं है। प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर, मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि बात का कोई बंदे क्या करते हैं, चलता हुआ कारोबार खरीदते हैं। मिस्टर ए कारोबार कर रहा था, मान लो कि ये कारोबार था, तो कुछ मिस्टर बी और सी इसके पास गए, उन्होंने कहा कि सर ये कारोबार हमें सेल कर दो। उसने कहा कि ठीक हो गया भाई, लाओ 1 करोड़ रुपया और खरीद लो। उन्होंने क्या देखा कि सर ये 1 करोड़ ये किस चीज का मांग रहे हो, जबकि इस बिजनेस के टोटल जो एसेट है वो तो 70 लाख के हैं सर, तो करोड़ किस चीज का मांग रहे हो? कहते ऊपर का जो 30 लाख है वो गुडविल का है। उन्होंने कहा कि सर गुडविल का क्या मतलब? वो कहता है कि भाई इसका नाम है, मैंने इतने साल मेहनत की है, उस मेहनत का आपको भी फल मिलना है, तो मैं उसके भी पैसे चार्ज करूंगा। उसने कहा कि देखें सर हम 70 लाख लेकर आए हैं, हम आपको 70 लाख देंगे। अगर आपको लग रहा है ना ये गुडविल का आपको कोई फायदा है या हमें फायदा है, सर हम आपको ना ऐसा करें कि हम इस गुडविल के पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको 10% प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया करें। तो उसने कहा कि ठीक हो गया। अब वो बंदा, उसको आप गुडविल के तौर पे प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, वो आपका पार्टनर नहीं है। याद रखोगे इस बात को। तो मेरे बच्चे ये एक्सेप्शन इंतहाई अहम है।
और बनाएगा सवाल उसी तरह कि प्रॉफिट शेयरिंग इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस। तो वो सिचुएशन बताएं जहां पे कुछ लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलेगा लेकिन वो आपके पार्टनर नहीं होंगे। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर आप किसी बैंक से लोन लें और उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका पार्टनर है। ये तो बैंकों का काम करने का तरीकाकार है, वो इस तरह को नॉर्मल बिजनेस में इस तरह करते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करते हैं। पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप स्टेटस नहीं बनती, उसके लिए लाजमी तौर पे एग्रीमेंट का होना जरूरी है। स्टेटस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे विरासत में या फैमिली बिजनेस लोग लेके चल रहे होते हैं, या डिस्कस किया था ना कि फैमिली बिजनेस चाहे जितना मर्जी हो तो मेरे बच्चों करके लेके चल सकते हैं, उनको इजाजत है। तो ये स्टेटस होता है उनका जस्ट एक, तो कहता है स्टेटस की बिना पे विरासत में मिले हुए कारोबार, ये पार्टनर्स नहीं होते लोग आपस में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप दो तरह की होती है मेरे बच्चे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। अगर हम पार्टनरशिप एट विल की बात करें, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने आपने हरगिज़ कोई जिक्र नहीं किया होता कि इस पार्टनरशिप को खत्म कैसे करना है। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कोई, जिसको कहते हैं ना, आपने कोई कत्तन भी अजराहे, जिसको कहते हैं ना इशारतन कनायतन, आपने कत्तन कोई जिक्र नहीं करना कि हमने इस फर्म को खत्म कैसे करना। याद है हमने डिस्कस किया था, अगर हम ये दोनों लोग पार्टनरशिप शुरू करें और ये सोचेंगे इस पार्टनरशिप को हम क़यामत तक लेके चलेंगे, तो तब भी ये पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी, क्योंकि कम से कम खत्म तो होगी ना, जिक्र तो कर ही दिया क़यामत को खत्म होगी, तो भैया ये भी पार्टनरशिप एट विल नहीं है। अगर हमने डिस्कस किया था, अगर ये इरादा करें कि देखो हमने ये जिक्र नहीं करना, हमने पार्टनरशिप एट विल बनाने जा रहे हैं, हमने जिक्र नहीं करना कि हमने पार्टनरशिप खत्म कैसे करनी है, जब खत्म करनी हुई ना मशवरा करके कर लेंगे, तो लोग कहता फिर आपने कर दी बात है कि मशवरा करके खत्म करेंगे, खत्म करने की बात तो फिर भी कर दी, ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है। तो याद करें यहाँ पे एक लफ्ज बोले थे हमने, है कि ये कौन सी पार्टनरशिप है, तो सर ये कब खत्म होगी, फिर उसके लिए लफ्ज बोले थे कुछ याद है, ये चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक है। तो ये हो सकता है ये चलती ही जाए, कभी खत्म ही ना हो सकता है खत्म होनी है वो तो शाम तक ही खत्म हो जाए। तो याद करें, इसका मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा पेपर के अंदर, पहले तो पूछता नहीं इसको, लेकिन अगर पूछे तो शायद मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मेरा ध्यान सीधा जाके पड़ेगा इस बात के ऊपर कि ये जो पार्टनरशिप एट विल है इसको कैसे डिसॉल्व करते हैं, इसको डिसॉल्व करने का तरीकाकार क्या है। तो मेरे बच्चे इस तरीकेकार को थोड़ा सा देख लो कि पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व कैसे होगी। मान लो मिस्टर ए बी सी और डी, ये चार पार्टनर है मेरे। मिस्टर डी कहता है कि भाई ये पार्टनरशिप एट विल हमने बनाई थी, अब इसको डिसॉल्व करने का वक्त आ गया, हम डिसॉल्व करेंगे। अब इसको वक्त तो नहीं आ गया, रखा ही नहीं था वक्त, अब वो चाहता है कि इसको डिसॉल्व करेंगे, खत्म करें इस पार्टनरशिप को। मिस्टर डी ने क्या किया, मिस्टर डी ने एक नोटिस लिख दिया और उसने नोटिस में लिखा फिल फॉर पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी जाए। ये नोटिस उसने लिखा मेरे बच्चे आज 19 फरवरी को, और ये नोटिस मिला है बाकी पार्टनर्स को जाके 25 फरवरी को। मुझे बताएं पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होगी, शर्म करो कुछ, ये 25 को डिसॉल्व होगी। जिस दिन, देखो अभी तो 19 को तो उसने लेटर लिखा है, बाकियों को क्या पता कि उसने कह दिया कि पार्टनरशिप डिसॉल्व करो है। बाकियों को जिस दिन ये नोटिस मिल जाएगा, क्योंकि उसने कहा था फौरन डिसॉल्व कर दो, लेकिन फौरन तो तभी होगी जब बाकियों को पता चलेगा। बाकियों को पता चला 25 को, तो इसका मतलब 25 को ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी जिस दिन इस नोटिस की बाकी पार्टनर्स को कम्युनिकेशन हो। और कम्युनिकेशन किस दिन हुई है, 25 फरवरी को। जिस दिन उसने लेटर लिखा था उस दिन तो नहीं उसको पता, उनको पता कि उसने लेटर लिख दिया है। हाँ, कम्युनिकेशन होने का मतलब क्या है, जिस दिन ये लेटर बाकियों को मिल जाएगा। यानी कि अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व करने की बात की जा रही हो, ये ना की जा रही हो कि कब, उसे कहा कि डिसॉल्व कर दें, तो मतलब जब बाकियों को नोटिस मिल जाए तो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगली बात हमने डिस्कस की थी, अगर 19 फरवरी को इसने लेटर लिखा हो और इसमें लिखा हो 31 दिसंबर 2024 को जाके हम फर्म डिसॉल्व कर देंगे। 19 फरवरी 2024 को उसने लेटर लिखा और बीच में क्या लिखा, 31 दिसंबर 2024 को फर्म डिसॉल्व कर देंगे। अब फर्म कब डिसॉल्व होगी, और लेटर मिला जाके उनको 25 फरवरी को, हाँ फिर 31 को डिसॉल्व हो। और लेकिन मेरे बच्चे अब इसके बाद ये फर्म पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाएगी। याद रखोगे इस बात को। तो मेरा ख्याल सबसे अहम जो चीज है इसमें, वो मेरे बच्चे इसको डिसॉल्व करना, और ये याद रखना रिटर्न नोटिस देना पड़ता है इसके लिए। ये जो हम इसीलिए नोटिस की बात कर रहे थे, फिर नोटिस देना पड़ेगा रिटर्न इन राइटिंग। ये मेरे बच्चे यहाँ से एनी पार्टनर, ये जो सारा यहाँ से शुरू होता है। और आखिर पे यही बात लिखी है कि इवन देन अगर पार्टनर्स आपस में ये तय कर लें कि हमने ये तय नहीं करना कैसे डिसॉल्व करनी है, अगर करनी हो तो मशवरा कर लेंगे, लोग कहता है फिर भी ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है, तो मशवरे की तो बात कर ली ना खत्म करने के लिए आपने, तो फिर भी जिक्र तो कर ही लिया खत्म कैसे करनी है, तो फिर भी ये पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। अगली बात आती है सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, ऐसी पार्टनरशिप जो खास मुद्दत के लिए हो या खास मकसद के लिए हो, उसको पर्टिकुलर। जैसे अगर हम पार्टनरशिप करेंगे ये 50 साल के लिए है तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। अगर हम कोई पार्टनरशिप करें कि हमने ये प्लाजा बनाना है, हमने ये रोड बनाना है, उसके लिए पार्टनर बन रहे हैं, हमने ये सोसाइटी बनानी है, हमने ये मूवी बनानी है,
तो इसके लिए मेरे बच्चे अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये क्या होगी, ये पार्टनरशिप एट विल। फिर मैंने आपको एक और चीज क्लियर की थी, ये ना कहना कि सर प्लाजा तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, मैंने कहा कि नहीं मेरे बच्चे, वो कई महीनों चलेगा, सालों चलेगा, और उसके अंदर आगे बेतहाशा कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजेक्शन हैं। इसी तरह मूवी शूवी की बात कर लें, ये बाकी जितनी भी चीजें हैं, इनको आप ये ना कहना कि इसके लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो और फिर हमने डिस्कस किया था कि मान लो कि अगर एक पार्टनरशिप है वो 20 साल के लिए है, आज हमने पार्टनरशिप शुरू की और वो थी 20 साल के लिए। जब 20 साल मेरे बच्चे, और ये कौन सी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जब 20 साल पूरे हो जाए और फिर पार्टनर सोचेंगे यार ऐसा करें, हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और ये नहीं डिसाइड हुआ कि कितने साल, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल में। तो पार्टनरशिप एट विल पर्टिकुलर में कन्वर्ट हो सकती है जब उसने डिसोल्यूशन का नोटिस दिया था, उसने कहा था 5 साल के बाद हम डिसॉल्व कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट होगी थी, पर्टिकुलर में। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो सकती है। उन्होंने एक मूवी बनाई कि उन्होंने आपस में पार्टनरशिप की थी, सिर्फ एक मूवी के लिए आप इकट्ठे हो रहे हैं, वही मूवी उन्होंने रिलीज की, वो हिट हो गई। अब उन्होंने क्या सोचा कि आगे भी मूवीज बनाएंगे, ये नहीं सोचा कि कितनी और कब तक, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, पार्टनरशिप एट विल। देखो अगली बात है टाइप्स ऑफ पार्टनर, और याद करें मैंने आपको कहा था पेपर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है। अगर उसने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पूछनी और वहां पे टाइप्स ऑफ पार्टनर लिखा है और बाहर आके दोस्त ने बताया, तो सत्यानाश मेरे बच्चे है। तो बेहतर यही है कि वहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन को 2 से 3 दफा पढ़िएगा। इसलिए मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ इतना डरा दूं, ताकि आप ना चाहते हुए भी वहां पे 2 दफा कम से कम क्वेश्चन को लाजमी पढ़े। क्योंकि ये गलती मेरे बच्चे, अल्लाह माफ करे, अगले 6 महीने तैयारी भी अच्छी होती है बच्चों की। क्योंकि मेरा रूममेट है, चले वो तो ज्यादा ही हो गया ना उसके साथ, उसका इकोनॉमिक्स का पेपर पास ही नहीं हो रहा था बेचारा। अकाउंटिंग का बहुत अच्छा था, उसने बीकॉम किया हुआ था, उसकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका इकोनॉमिक्स का और लॉ का पेपर पास नहीं होता था, थ्योरी उसकी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो लॉ भी पास हो गया उसका, फिर इकोनॉमिक्स ही नहीं निकल रहा था। ये मॉड्यूल्स हुआ करते थे, मॉड्यूल ABCD उस वक्त हमारे। तो एक दिन वो आया, आके कहता कि राणा साहब पेपर ठोक के आया, इस दफा नहीं मैं फेल हो सकता। क्या अल्लाह करे यार, अल्लाह करे। उसको किसी ने, दोस्त ने कह दिया यार वो फलाने, किसी ने कॉल कर दी, यार वो फलाने सवाल का क्या जवाब था। उसने कहा कि ये तो कोई सवाल था ही नहीं। कहता वो आखिर पे याद देख तो सही, लास्ट पेज के ऊपर। वो देखा तो आखिरी पेज के ऊपर भी 2-3 सवाल थे, उसने वो पेज पलट के देखा ही नहीं है। तो सत्यानाश हो गया ना मेरे बच्चे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मेरे बच्चे बड़ा ध्यान से सबसे पहले देखना कि पेपर शुरू कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे शुरू हुआ, और जब आखिरी एंड जहाँ पे लिखा होगा वहां पे आपने अपना एक एंड लिखना है और कहना है कि मैंने यहाँ तक आना है। ये ना हो गया 1-2 सफे वैसे ही छोड़ दें, खुदा ना खास्ता। ये तो खतरनाक मामला है। देखो मैं वो शेयर कर रहा हूँ जो हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अब देखिएगा ये टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन कौन से हो सकते हैं, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। इस पार्टनर का एक तीसरा नाम भी है, इसको हम बाकी पार्टनर्स का एजेंट पार्टनर भी कहते हैं। तो क्योंकि आईकैप का एग्जामिनर को तंग करना बड़ा अच्छा लगता है, उसको पता होगा कि इनको पता ही नहीं होगा बच्चों को, है। हालांकि वो किताब के अंदर उसने लिख रखा है कि ये पार्टनर क्या है, सच है, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर है। इसका मतलब ये बाकी पार्टनर्स का एजेंट पार्टनर भी है? ये क्यों हम इसको कह रहे हैं एक्चुअली ऑस्टेंसिबल पार्टनर, वो पार्टनर जो हकीकत में बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। देखो हम सब लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज ए पार्टनरशिप। आप कहते हैं सर इस बिजनेस को चलाएंगे आप, मैनेज आप करेंगे, क्योंकि हम तो सारे स्टूडेंट हैं, हम अपने मामला के देखेंगे, लेकिन सर इस बिजनेस को आप चलाओगे। अब आपने मेरे सपोर्ट कर दिया, जो उस बिजनेस के लिए सारे एक्ट कौन कर रहा होगा, मैं कर रहा हूँ। उसके लिए जिम्मेदार कौन हो रहा होगा, आप हो रहे हो, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। इसका मतलब जो कोई कुछ करे और उसके लिए बाकी जिम्मेदार हो रहे हो, वो एजेंट होते। ये पार्टनर वो है जो एक्चुअली, वो पार्टनर जो बिजनेस को एक्चुअली मैनेज कर रहे हो, जो बिजनेस के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, वो उसके एजेंट पार्टनर कहलाते हैं, या ये कह लें एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जो हकीकत में बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली ये बिजनेस मैनेज भी कर रहा होता है, दुनिया जानती है और मानती भी है पार्टनर, और थर्ड पार्टी के लिए इसकी लायबिलिटी क्या होगी। लेकिन याद रखना, इसके उसी एक्ट के लिए बाकी पार्टनर लायबल होंगे जो इसने बिजनेस के लिए किया हो। क्योंकि ये बार बार वो करता है, जैसे वो कहता है कि मान लो कि हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसने क्या किया, उसने 10 मिलियन उधार ले लिया। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को कहते हैं उधार की जरूरत ही नहीं होती है, इसमें तो सब्सिडीज होती है, सब्सिडीज होती है जो हमने देनी होती है लोगों को। ये क्या हो गया कि तूने इतने मिलियन उधार पकड़ लिया, भाई किस मकसद के लिए पकड़ लिया, हमारा तो काम ही नहीं इस तरह का कि हम उधार पकड़े। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, इसके उसी एक्ट के लिए, अमल के लिए बाकी, देखो इसने जो करना है उसके लिए बाकी पार्टनर भी लायबल होंगे, ये खुद तो होगा ही होगा, लेकिन उसी अमल के लिए लायबल होंगे जो इसने फर्म के बिजनेस के लिए किया हो। है जैसे मान लो कि हम सब लोग यहाँ पे CFE चला रहे हैं, CFE है, ये CA करवा रहे हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया, वो कहेगा राणा साहब को आपने देकर गए थे कि राणा साहब आप मैनेज करें, मैं एक्चुअल पार्टनर था, सेंसिबल या एजेंट पार्टनर था। मैंने क्या किया, CFE के लेटर हेड के ऊपर 5 बकरे मंगवा लिए हैं आगे करवाने के लिए, CFE का लेटर हेड इस्तेमाल किया और उसके ऊपर 5 बकरे मंगवा लिए। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या CFE लायबल होगा? वो कहते हैं भैया CFE इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रही होंगी ना, जो इसके बिजनेस के लिए हो रही हो, उसके लिए लायबल होगा। ये तो हमारा बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो इसके लिए लायबल नहीं हो। याद रखोगे इस बात को। और वो लेटर हेड के चक्कर में हम आ जाते हैं।
उसने बड़ा वाजे करके रखा हुआ, ही कैन बाइंड हिमसेल्फ एंड द पार्टनर फॉर द एक्ट्स डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये इस लाइन पे सवाल बना देता है क्या, कि ये बाकी पार्टनर्स को उन्हीं एक्ट्स के लिए बाउंड करेगा जो इसने फर्म के बिजनेस के लिए किए हो। जो काम फर्म के बिजनेस के लिए ना हो उसके लिए बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे, याद रखोगे। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, मेरे बच्चे याद रखें, हमने इसको कहा था कि बजाहिर ये लग रहा है ऐसा पार्टनर जो सोया रहता है, लॉ कहता है नहीं नहीं, इसका एक तीसरा नाम भी है, इसको सीक्रेट पार्टनर भी कहते हैं, इसको सीक्रेट पार्टनर भी कहते हैं। ऐसा पार्टनर जिसको दुनिया जानती नहीं कि पार्टनर है, हो सकता है वो बिजनेस को मैनेज कर रहा हो सकता है ना मैनेज कर रहा हो, लेकिन ऐसा पार्टनर जिसकी एज ए पार्टनरशिप या ये कह लें शिनाख्त वो दुनिया से छुपी हुई है, सीक्रेट है। अच्छा, दुनिया को पता ही नहीं ये पार्टनर है, और दुनिया को ना तो जानती है, फिर हमने डिस्कस किया था अगर ये किसी को कहे ना मैं पार्टनर हूं, और दुनिया मानती भी नहीं है, दुनिया जानती भी नहीं और दुनिया मानती भी नहीं। और जैसे वो राजा रियाज कहता था, आप मुझे पहचानते ही नहीं है, ऐसे ही कहता था कि अब मैंने इनको हुकूमत बना के दी है और आप ये मुझे पहचानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। लेकिन बहरहाल ये वो बंदा है जो पार्टनर है लेकिन दुनिया जानती और पहचानती नहीं, राजा रियाज की तरह। तो मेरे बच्चे इस पार्टनर को सीक्रेट पार्टनर भी कहते हैं। ये भी फर्म के लिए एक्स के कुछ काम करना चाहे तो कर सकता है बीच में, और उसके बाद कर भी रहा होता है, अक्सर इन्वॉल्व भी होता है, हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे जैसे वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हो सकता है यहाँ पे अरशद साहब आते हैं, अरशद साहब का तो पता ना सबको, हाँ नहीं वाइस प्रिंसिपल नहीं, वो अगर अरशद आपको कहे कि मैं सीएफई का पार्टनर हूँ, पहले तो आपको पता नहीं था, आप सरप्राइज हैं अरशद सीएफई का पार्टनर है, आपने कहा चल चल अरशद तुम मजाक कर रहे हैं, इसका मतलब उसने कहा कि मैं पार्टनर हूँ, आपने माना भी नहीं, पहले तो आप जानते नहीं थे, अगर उसने कहा आप मान नहीं रहे हो कि नहीं नहीं तुम मजाक कर रहे, तो पार्टनर है नहीं। तो याद रखना कि ये पार्टनर क्या है, ये सीक्रेट पार्टनर है। और फिर हमने डिस्कस किया था जो मर्जी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा हो उसने एक पब्लिक नोटिस लेके जाना होता है, अदरवाइज उसके बाद उसके जाने के बाद भी वो फर्म्स की लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा, अंडर वो लाइबल होगा। क्यों लाइबल होगा? पार्टनर बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट उसके तहत, क्योंकि वो छोड़ के चला गया, लेकिन अगर वो नोटिस देके नहीं गया उसके बावजूद वो पार्टनर ही कंसीडर होगा, पार्टनर बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट। उसकी एग्जांपल थी, अगर आपको याद हो भी हम पढ़ेंगे। बेशर्मी है वैसे मेरे बच्चे, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे इस बात पर? हालांकि मैं आप लोगों को तंग नहीं कर रहा, हालांकि इस तरह की चीजें मुझे पूछनी चाहिए आपसे, लेकिन आप क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, टाइम कम है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इजी मॉल में बैठो, बस सुनते जाओ हम कर क्या रहे हैं। ये मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो कौन सा पार्टनर है जिसको जाते हुए नोटिस लेके जाने की जरूरत नहीं होती? क्यों? दुनिया जानती और मानती नहीं इसको। जब जानती मानती नहीं तो फिर क्यों जाके नोटिस लेके जाने की जरूरत है? तो बगैर नोटिस, बाकी कोई भी पार्टनर अगर बगैर नोटिस के गया तो याद रखना उसके बाद भी वो फर्म के लिए लायबल ही होगा, अंडर पार्टनर स्टॉपल होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर, याद करें कि ऐसा पार्टनर था जो डेफिनेशन पे पूरा ही नहीं उतरता, वो जो एसेंशियल थे ये पूरा ही नहीं उतरता। अक्सर बच्चे मुझे सवाल करते हैं, सर ये नॉमिनल पार्टनर को तो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा सर, तो सर ये कहाँ से हो गया? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। मेरे बच्चे ये एक्सेप्शन है, ये समझो एक्सेप्शन है। इस बंदे को चाहे प्रॉफिट का हिस्सा ना मिला हो, ले सकता है, लेकिन इसने एग्रीमेंट करके खुद, देखो हो सकता था, लेकिन इसने एग्रीमेंट करके इसने प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं ले रहा है, इसकी मर्जी है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए फुली लायबल होगा। ऐसा बंदा जो ना पैसा लेकर आ रहा है, ना पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है, तो ऐसे बंदे को हमने कहा था फिर ये पार्टनर बन क्यों रहा है? इसने नाम दिया है, ये कहता है जाओ मेरा नाम इस्तेमाल कर लो, इसलिए हमने कहा था इसको नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर आप कल कोई सीए का स्कूल कॉलेज खोलो तो हो सकता है आपको किसी नाम की जरूरत पड़े, आप दो साहब के पास जाएं, दो साहब हमें नाम दे दें, तो दो साहब ने कहा था कि जाओ जाके मेरा नाम इस्तेमाल कर लो, खोलो कोई कॉलेज है। उसके बाद आपने कॉलेज खोला और डुबो दिया है, उसके बाद करोड़ों लाइबिलिटी थी, तो लोग किससे, आप तो सब गायब हो गए, तो लोग किससे रिकवर करेंगे? दो साहब से रिकवर करेंगे, क्योंकि दो साहब भी पार्टनर थे। कौन से पार्टनर थे? नॉमिनल पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो ना प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है, ना कैपिटल लेकर आया, ना मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन पार्टनर है। देखो जो मर्जी पार्टनर हो, ये आखिर पे जो हर जगह पे उसने लाइन लिख रखी है ना कि हर ये जो भी पार्टनर होगा, ये पार्टनर भी फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल होगा। सब पार्टनर फर्म की लायबिलिटी के लिए फुल्ली लायबल होते हैं थर्ड पार्टी को। मेरे बच्चे, जो बंदा पार्टनर स्वयं एक बंदे के, वो एक्चुअली पार्टनर ही नहीं होता। वो कौन है? सब पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, याद है हमने डिस्कस किया था, कोई पार्टनर चाहे तो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सकता है, वो कह के मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना ये बाय एग्रीमेंट आपस में अगर इस तरह का तय हो भी जाए, थर्ड पार्टी को ये भी लायबल होगा। ये बंदा मिस्टर ए हमारा पार्टनर है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ओनली, तो हमारे फर्म बंद होगी, बड़े सारे लॉसेस हैं, थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर केस किया, सारे पैसे रिकवर कर लिए, बाद में ये क्या करेगा? बाकी पार्टनर उसको कहेगा हमारा तो आपस में एग्री हुआ था कि मैं सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार, लॉसेस में तो मैं लॉस क्यों शेयर करूं, चलो मेरा वो हिस्सा निकालो, तो वो इनसे रिकवर कर लेगा। सब पार्टनर हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली ये पार्टनर ही नहीं होता है। जैसे मान लो कि मिस्टर ए बी सी ये तीन पार्टनर हैं, तो मिस्टर सी ने हमने डिस्कस किया, हो सकता है ये अपना 10% प्रॉफिट किसी यतीम बच्चों को दे दे, हो सकता है अपना ये 5% प्रॉफिट शौकत खानों को दे दे, हो सकता है ये 10% प्रॉफिट ये मेरे बच्चे उसको सेल कर दे, हो सकता है कोई 8% प्रॉफिट ये बैंक के नाम पे ट्रांसफर वो कर दे, उसको मॉर्गेज का जो मर्जी कर, जैसे मर्जी।
तो ये जो लोग होंगे जिनको आगे ये प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा होगा, ये पार्टनर के पार्टनर होंगे लेकिन फर्म के पार्टनर नहीं, जिसको बोलते हैं सब पार्टनर। ये पार्टनर ही नहीं होता, सिर्फ उस बेशर्म को ये लफ्ज आगे पार्टनर नजर आया, उसे लाके टाइप्स में रख दिया। हालांकि ये पार्टनर ही नहीं होता मेरे बच्चे, इसकी कोई लायबिलिटी फर्म के लिए नहीं होती। साइलेंट पार्टनर, ऐसा पार्टनर हमने डिस्कस किया था कि जो शायद मनहूस है बेचारा, है जब भी ये बोलता है तो कहता है काली जबान वाला है, तो शायद वो काम गलत ही हो जाता है। तो इसको हमने कहा था कि देख भाई तू बन तो जा हमारा पार्टनर, लेकिन किसी मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, किसी मामले में बोलेगा नहीं, है इसकी डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं होगी, यानी कि फैसलों में इन्वॉल्व नहीं होगा। देखो एग्री करके, वैसे तो हर पार्टनर का हक होता है, जब वो लायबल है तो वो हिस्सेदार भी होगा हर मामले में, लेकिन हम ये सारे काम जो कर रहे हैं ना इनके साथ, ये जो डिफरेंट तरह के पार्टनर बना रहे हैं, ये भाई एग्रीमेंट बना रहे हैं, इसके साथ भी हमने एग्रीमेंट कर लिया तो सर अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो ना तो किसी मामले में नहीं बोलोगे। उसने कहा कि ठीक है मैं किसी मामले में नहीं बोलूंगा। तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं साइलेंट पार्टनर, लेकिन याद रखना थर्ड पार्टी को ये भी लायबल होगा। अब साइलेंट पार्टनर को और जो वो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर है, इसको अक्सर बच्चे मिक्सअप कर देते हैं। वो ऐसा बंदा जिसको जानते नहीं लोग पार्टनर है, वो कौन है? वो स्लीपिंग पार्टनर। ये जो साइलेंट है इसको बस चुप रहे तो अच्छी बात है क्योंकि ये जब बोलेगा तो हाँ छप्पर फाड़ेगा। तो बेटा उसके बाद पार्टनर बाय स्टॉपल आर होल्डिंग आउट, याद करें हमने डिस्कस किया था, ये ऐसा पार्टनर है कि जो एक्चुअली है नहीं पार्टनर, या तो अपनी हरकतों से पार्टनर बन जाता है या अपनी जबान से, या तो ये फंसता है एज ए पार्टनर या इसको फंसा लिया जाता है। याद करें हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो मिस्टर ए और बी, ये दो पार्टनर, ये तो बिजनेस पार्टनर है, इनका एक दोस्त था, जस्ट एक दोस्त था मिस्टर सी, मेरे बच्चे पार्टनर नहीं है, वो जस्ट इनका दोस्त है। आज मिस्टर ए और बी की किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग थी, तो ये मिस्टर सी भी इनके साथ चला गया ए और बी के साथ, और वहां पे उस जब डिस्कशन हो रही थी मिस्टर ए और बी कर रहे थे, वहां पे ये बढ़ चढ़ के गुफ्तगू में हिस्सा ले रहा है। तो वहां पे मिस्टर थर्ड पार्टी को, ये मिस्टर डी कह लो, इसको महसूस हुआ कि मिस्टर सी भी इनका पार्टनर ही है। उसने झुको के गुफ्तगू में ऐसे हिस्सा ले रहा था वो, है हम आपसे नहीं खरीदेंगे अगर इतना रेट लगाओगे, फलाना करोगे, हम कर रहा था वो, तो उसके लगा कि ये भी पार्टनर है। तो इसके फिर मेरे बच्चे याद रखना, ये थर्ड पार्ट, और अगर इसने यकीन कर लिया, इसका यकीन करना जरूरी है, और इससे यकीन की बेस पे उसने क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन कर लियो, क्रेडिट अगर तो नकद होगी फिर तो रौला ही खत्म हो गया ना, फिर तो मामला उसी वक्त खत्म हो गया, लेकिन अगर क्रेडिट के उसके साथ उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर ली, याद रखना ये मिस्टर सी भी फिर क्या कंसिडर होगा इसके लिए, सारी दुनिया के लिए नहीं, इसके लिए वो क्या है, वो पार्टनर ही है। कल अगर ये पैसे नहीं देंगे तो वो किससे रिकवर कर सकते हैं? मिस्टर सी से। ये क्या है? पार्टनर बाय स्टॉपल आर होल्डिंग आउट। क्या तो यहाँ पे ये अपनी हरकतों से फंसा मेरे बच्चे, खुद अपनी हरकतें कैसे कर रहा था। अच्छा जुबान से भी हो सकता है, इन दोनों ने अपने तारुफ कराया, मिस्टर ए मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का, मिस्टर बी मैं पार्टनर हूँ, इसने कहा मैं मिस्टर सी मैं भी पार्टनर हूँ, तो बाकी दोनों ने इनकार नहीं किया, तो मेरे बच्चे अब ये अपनी जुबान से फिर फंस गया है, अब ये पार्टनर ही है। यहाँ पे दोनों सूरतों में ये खुद फंस रहा था थर्ड पार्टी के सामने। अच्छा एक ऐसा हो सकता है कि इसको फंसा दिया गया। अब ये मिस्टर ए तारुफ करवा रहा है, मिस्टर ए ने अपना तारुफ कराया, मिस्टर ए पार्टनर, मिस्टर ए ही तारुफ करवा रहा है मिस्टर बी से मिलिएगा, ये भी मेरा पार्टनर है, और सर मिस्टर सी से मिलिएगा, ये भी पार्टनर है। अब मिस्टर सी ने इनकार नहीं किया, अब ये भी मेरे बच्चे थर्ड पार्टी ने अगर मान लिया और इस बेस पे उसने उनसे ट्रांजेक्शन कर ली, तो इसकी निगाह में क्या होगा? पार्टनर ही होगा। अच्छा यहाँ में ना ये पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट में थोड़ा सा फर्क भी होता है, लेकिन आपने उस फर्क को दिमाग में नहीं रखा, होता है हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर मुझे भेज देते हैं सवाल, सर वो पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? भाई स्टॉपल होता है, देखो हमने क्या पढ़ा था, जब कोई बंदा इकरार करे, इकरार के बाद उसको मुकरने ना देना, हम रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई करते थे उसका, ये वहीं से निकला। जब कोई अपनी हरकतों से या अपनी जबान से जब बंदा कोई इकरार कर ले उसके बाद उसको मुकरने ना देना, ये पार्टनर बाय स्टॉपल है। यानी कि जब वो खुद फंस रहा था वो पार्टनर बाय स्टॉपल आउट, जब वो फंसाया जा रहा था वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। लेकिन हमें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जब वो चाहे खुद फंस रहा हो चाहे उसको फंसाया जा रहा हो, आपने पूरा लफ्ज वहां पे बोलना है कि ये बंदा पार्टनर है अंडर पार्टनर बाय स्टॉपल आर होल्डिंग आउट। याद रखोगे इस बात को।